अस्सलाम वालेकुम। हमारी तरह की और कितनी दुनियाएं हो सकती हैं इस यूनिवर्स के अंदर? अगर इतने ज़्यादा स्टार्स हैं और लाखों और गैलेक्सीज़ हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर सिर्फ हम ही मौजूद हैं? क्या हमारी तरह के और भी इंसान हो सकते हैं इस यूनिवर्स के अंदर? हम जब अपनी गैलेक्सी के अंदर ही देखते हैं तो हमें इतने ज़्यादा स्टार सिस्टम्स नज़र आते हैं जो साइंसदान ने एक्चुअली जिन पे रिसर्च की हुई है, और उससे हमें ये मालूम होता है कि यहाँ पे कुछ प्लैनेट्स हैं जिन पे कंडीशंस बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हमारी दुनिया पे हैं। वहाँ पे टेम्परेचर भी ऐसा है, वहाँ पानी भी मिलता है और वहाँ वो सब चीज़ें मिलती हैं जो लाइफ के लिए एसेंशियल है। तो क्या वहाँ पे हमारी तरह के लोग भी मिल सकते हैं? क्या वहाँ पे एलियन लाइफ पाई जा सकती है? क्या वहाँ हमें बैक्टीरिया मिल सकता है या फिर किसी भी तरह की लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल सकता है? इस चीज़ को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ कहते हैं। वो सारी लाइफ जो हमारी इस दुनिया के बाहर है। वो लाइफ ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान की शेप में हो या वो किसी एलियन के शेप में हो। वो बैक्टीरिया की भी फॉर्म ले सकती है, वो किसी प्लांट की फॉर्म भी ले सकती है। बैक्टीरिया तो हमें मिला है एक्चुअली। हमारे पास मार्स से बहुत एस्ट्रॉइड्स मिले हैं इस दुनिया के अंदर जिनके अंदर हमें बैक्टीरिया मौजूद मिला है। अब वो बैक्टीरिया हमें पहले ये लगता था कि सिर्फ इस दुनिया में मिल सकता है, लेकिन अब जब मार्स से एस्ट्रॉइड्स हमने देखे तो हमें ये मालूम हुआ कि वहाँ पे भी किसी ना किसी तरह का बैक्टीरिया मौजूद है। तो क्या बैक्टीरिया से बड़ी फॉर्म्स भी मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती? इस सर्च को साइंसदान सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस कहते हैं, SETI। ये रिसर्च ग्रुप जो है, ये एक्चुअली मेन चीज़ जो इनको फंडिंग मिलती है वो इसलिए मिलती है कि आप ये एक्सप्लोर करें कि इस यूनिवर्स के अंदर हमारी तरह की और लिविंग बीइंग्स हैं, और वो सिर्फ लिविंग बीइंग्स ना हो बल्कि वो इंटेलिजेंट लिविंग बीइंग्स हो, मतलब कि हम उनसे बातचीत कर सकें किसी तरह से। आज तक हमें कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिली, लेकिन साइंसदानों को सेकेंडरी एविडेंसेस मिली हैं जिससे हमें ये लगता है कि हो सकता है वाकई में ऐसे लोग हों, ये ऐसी कोई स्पीशीज़ हो जो हमारी तरह इंटेलिजेंट हो और सकता है हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। कुछ साल पहले कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की कि अगर हम स्पेस के अंदर कोई सिग्नल भेजें तो हमें किस फ्रीक्वेंसी पे भेजना चाहिए। वो साइंसदानों को पता चला कि 1420 मेगाहर्ट्ज़ 1420 मेगाहर्ट्ज़ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी भेजें तो वो सबसे बेस्ट रहता है। और इसकी वजह ये है कि हाइड्रोजन एटम्स और वो वेव बहुत आपस में एक बहुत अच्छे तरीके से इंटरलिंक्ड है, तो उसकी बहुत अच्छी फॉर्म जाती है। तो साइंसदानों ने ये भी सोच लिया कि अगर हम इतने हर्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी स्पेस के अंदर अगर कोई चीज़ होगी वो इसी फ्रीक्वेंसी पे हमें मैसेज भेजेगी, क्योंकि यही फ्रीक्वेंसी वो है जो सरवाइव करेगी स्पेस में, और यही फ्रीक्वेंसी वो है जो सबसे बेस्ट रहेगी स्पेस में जाने के लिए। तो फिर एक ग्रुप ने यह सोचा, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ने, कि हम ऐसा करते हैं कि हम अपने टेलीस्कोप्स लगा देते हैं पूरी दुनिया में, और हम बाहर से जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उनको गौर से ऑब्जर्व करते हैं और हम देखते हैं कि हमें कोई ऐसा सिग्नल मिलता है जो उस सिग्नल को मैच करता है। तो कई साल उन्होंने बैठ के अपने टेलीस्कोप्स लगाए, अपने ऑफिसेज लगाए और अपना कंप्यूटर लगा देते थे जो प्रिंट आउट करके देता रहता था हर मिनट कि ये सिग्नल रिसीव हुआ है, ये सिग्नल रिसीव हुआ है, ये सिग्नल रिसीव हुआ है। जब वो बैठ के अपना डेटा गौर से ऑब्जर्व कर रहा था तो उसने रात को बैठ के देखा कि एकदम से जो फ्रीक्वेंसी का लेवल था वो उसी फ्रीक्वेंसी पे चला गया, 1420, जिस फ्रीक्वेंसी पे हमने ये पहले कहा था कि इसी फ्रीक्वेंसी पे कोई चीज़ अगर हमसे कम्युनिकेट करना चाह रही होगी तो वो करेगी। और ये सिर्फ कुछ सेकंड के लिए नहीं रहा, ये एक पूरा 72 सेकंड्स तक इसी फ्रीक्वेंसी से हमारे पास कोई डेटा मिला और हमें एक रेडियो वेव मिली, और वो फिर बंद हो गई। और बंद इसी वजह से हुई क्योंकि हमारी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता रोटेट कर रही थी। तो जब उस जगह पे पहुंची जहाँ से हमारे पास पहुंच रहा था तो हमें वो 72 सेकंड्स तक मिले। जब हम वहाँ से निकल गए तो वो बंद हो गई। जब उन्होंने बहुत जल्दी से वापस उसी डायरेक्शन के अंदर रेडियो वेव्स को पॉइंट किया तो वहाँ से कोई सिग्नल नहीं मिला। तो वो सिग्नल सिर्फ उस मोमेंट पे मिला जिस मोमेंट पे हमारी डायरेक्शन उसी रेडियो वेव पे थी। वो इतना हैरान हुआ उस ये ऑब्जर्वेशन करके, जब उसने वो सारा डेटा निकाला फिर उसे पता चला ये तो एग्जैक्टली 1420 है, कि उसने उस सारे डेटा को सर्कल किया और बड़ा सारा रेड पेन से डेटा पे वाव लिख दिया। इस वजह से उस सिग्नल को आज भी वाव सिग्नल कहते हैं, कि वो सिग्नल जिस बंदे ने जो एक्सप्लोर किया उसने बड़ा सारा वाव लिखा, देयरफॉर वाव सिग्नल। इस फ्रीक्वेंसी से हमारे पास और कोई रेडियो वेव नहीं आई, और हमने इतनी गौर से जब इसको देखा तो हमें पता चला कि ये फ्रीक्वेंसी और कहीं से आ भी नहीं सकती,
किसी ना किसी ने इसको रिले किया था तो ये हमारे पास पहुंची। और कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है कि ये किसी स्टार सिस्टम से या किसी एक्सप्लोजन से रेडियो वेव फॉर्म हुई, लेकिन वो रेडियो वेव जो फॉर्म होती है उसकी ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती, उसकी वो फ्रीक्वेंसी बहुत अलग होती है। तो फिर साइंसदानों ने कहना शुरू किया कि हो सकता है कि ये वाकई में कोई इंटेलिजेंट स्पीशीज़ हमसे कांटेक्ट करना चाह रही थी, लेकिन कभी नहीं पता चल सकता कि वो कहना क्या चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक रेडियो सिग्नल हमें भेजा। कुछ साइंसदान ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि ऊपर की स्पेस के अंदर जो हम रॉकेट लॉन्चेस करते हैं तो कोई मेटल का टुकड़ा रह गया हो जिससे वो रिफ्लेक्ट करके दुनिया से ही सिग्नल गया हो और वापस हमारे पास आ गया हो, तो हमें लगा हो कि ये कहीं स्पेस से आया, और हो सकता है कि वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करके आ रहा हो। लेकिन फिर साइंसदान जो ये टीम जो ये रिसर्च करी थी, उन्होंने जब ये बताया साइंसदानों को कि ये सिग्नल सिर्फ हमने रिजर्व किया हुआ है कि हम इसको सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन और किसी से कांटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं और किसी और चीज़ के लिए यूज़ ही नहीं करते, तो फिर साइंसदान बहुत हैरान हुए और उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि ये बहुत ट्रू हो सकता है और बहुत लाइकली हो सकता है कि ये सिग्नल किसी ने हमारे लिए बनाया था और उसने ये सिग्नल भेजा था। और ये सिग्नल इतना फेमस हो गया कि इस पर काफ़ी शॉर्ट मूवीज़ वगैरह भी बनी हैं और एक पॉप कल्चर का बहुत बड़ा आइकॉन बन गया था। खैर, इस तरह के सिग्नल्स को और ऑब्जर्व करने के लिए और ये देखने के लिए कि इस तरह की एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, वो ग्रुप तो हर दिन करता रहता है और उनको इसी वजह से फंडिंग भी मिलती रहती है। लेकिन जब ये सारी मालूमात स्टीफन हॉकिंग को गई, जो एक हमारी इस टाइम का, इस जनरेशन का सबसे बड़े साइंसदान थे, उन्होंने ये कहा कि ये करना वैसे ही एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि हमने गौर नहीं किया, बल्कि अगर कोई ऐसी चीज़ होती जो हमें वो सिग्नल भेज रही है, इससे मतलब ये है कि एक तो वो जानती है कि हम यहाँ हैं और हम किधर हैं, दूसरा कि वो ये सिग्नल बना के भेज चुकी है। इससे मतलब ये है कि वो जहाँ से भेज रही है सिग्नल को काफ़ी टाइम लगा हम तक पहुँचने तक, तो उसको काफ़ी सालों पहले से ही पता था कि हम यहाँ पे हैं। इससे मालूम ही होता है कि वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होगी और हमसे ज़्यादा तेज़ भी होगी। तो स्टीफन हॉकिंग का ये सवाल था कि ये ना हो कि अगर उनको ये मालूम हो जाए कि हम यहाँ पे हैं, कि वो हमारी दुनिया पे आके कब्जा ना कर लें या तो वो हमारी दुनिया पे आके कंट्रोल ना ले लें। तो स्टीफन हॉकिंग को इस चीज़ का बहुत ख्याल होता था और स्टीफन हॉकिंग भी इस पे बहुत रिसर्च करते थे और सोचते भी थे, लेकिन आज तक हमें कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिली और ना तो हम ऐसे किसी स्पीशीज से मिले हैं। हमारे पास सिर्फ छोटी छोटी एविडेंस आ सकती है जिससे हम ये हाइपोथेसाइज कर सकते हैं कि हो सकता है ऐसी चीज़ें होती हों। इस रिसर्च के अंदर साइंसदान अभी भी लगे हुए हैं और बहुत लोग इसको फन करते हैं। पिछले कुछ एपिसोड्स के अंदर हमने पूरी वो चीज़ें एक्सप्लोर की जो हमसे बड़ी हैं, यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्टार्स, ब्लैक होल्स और गैलेक्सीज। लेकिन हमने इस चीज़ पे इतना गौर नहीं किया कि वो क्या चीज़ें हैं जो बहुत छोटे स्केल पे मौजूद होती हैं। छोटे स्केल से मुराद एटम्स वगैरह नहीं, बल्कि उससे भी छोटा। क्या वो एग्जिस्ट करती भी हैं और साइंसदान किस तरह से उनको रिसर्च करते हैं और किस तरह से इतनी छोटी छोटी चीज़ें हमें हमारी यूनिवर्स की रियलिटीज़ बताती हैं, और क्या क्या मल्टीवर्स थ्योरीज और टाइम ट्रैवल वो किस तरह से इन छोटी चीज़ों से रिलेट हो सकती हैं। स्टे ट्यून्ड।